उस हादसे को देखने के बाद सीमा बहुत ज़्यादा बड़े सदमे में चली गई थी। अगर समय रहते मैं सीमा को उस परेशानी से, उस दिक्कत से बाहर ना निकाल पाता तो कुछ समय बाद सीमा का भी वही हाल होता जो हादसा उस आदमी के साथ हुआ था। और अगर वो हादसा सीमा के साथ हो जाता तो मेरी ज़िंदगी लगभग ख़त्म हो जाती। मेरा नाम अमित और मेरी वाइफ सीमा। हम बस दो ही लोग हैं। हम दोनों की शादी साल 2011 में हुई थी और साल 2014 में सीमा की छोटी बहन ने एक नया घर लिया था। मुझे और सीमा को उसके घर पे जाना था क्योंकि उनके घर का इनॉग्रेशन था। वहाँ पे पूजा वगैरह हवन होना था। लेकिन सीमा की छोटी बहन का घर काफ़ी दूर था, वो दूसरे शहर में था। हम लोगों को ट्रेन से उनके यहाँ पहुँचना था, लेकिन ट्रेन से पहुँचने में भी हम लोगों को करीब 8 से 10 घंटे लगने वाले थे। लेकिन जाना तो था ही। तो बस हम लोग सुबह ट्रेन में बैठे और रात तक सीमा की बहन के यहाँ पहुँच गए। सीमा की बहन ने जो घर लिया था वो सच में बहुत खूबसूरत था। जिस जगह उन्होंने लिया था वहाँ पे ज़्यादा बसावट थी तो नहीं, लेकिन शांति के चक्कर में वहाँ बहुत सुकून मिलता था। सीमा और मुझे तो वो घर बहुत पसंद आया था। अगली सुबह वहाँ पे पूजा पाठ शुरू हो गई। पूजा के बाद वहाँ पे खाना भी था। काफ़ी सारे और भी रिश्तेदार आए हुए थे तो सबसे मिलना जुलना लगा पड़ा था। बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन उसी शाम एक बहुत ही अजीब घटना मेरी वाइफ सीमा के साथ हुई। दरअसल उस रात को सीमा खाना खाने के बाद छत पे टहलने के लिए चली गई और हम सारे लोग नीचे बैठ के बातें कर रहे थे। मैं आपको बता दूं, सीमा की बहन का जहाँ पे घर था उससे थोड़ी दूर पीछे एक रेलवे लाइन जा रही थी। वहाँ से ट्रेनें आया जाया ही करती थी। तो सीमा वहाँ पे छत पे टहल रही थी तो वहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेन वैसी गुजर चुकी थी। लेकिन सीमा ने ना जाने उस रेल की लाइन के पास ऐसा क्या देखा उस समय कि सीमा की बहुत ज़ोर से चीखें निकल गई। जब सीमा चिल्लाई तो हम सारे लोग जो नीचे बैठे थे वो डर गए कि आखिरकार सीमा को क्या हुआ। हम सारे लोग तुरंत उस जगह से भागे। छत पे पहुंचे तो सीमा छत पे बैठी हुई थी और अपना मुंह साफ कर रही थी और बार बार खून खून बोले जा रही थी। मैंने सीमा को देखा कि सीमा क्या हुआ और ये खून खून क्या कर रही हो। अंधेरा था तो फ़ोन की टॉर्च जला के देखा कि कोई चीज़ इसको लग तो नहीं गई या फिर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं काट गया। लेकिन सीमा बहुत ज़्यादा डर रही थी और वो कांप रही थी। मैंने सीमा को उठाने की कोशिश करी लेकिन सीमा नहीं उठ पा रही थी। वो बहुत डर गई थी। फिर किसी तरह उसको मैं वहाँ से उठाकर नीचे कमरे में लेकर आया। थोड़ी देर लगी उसको शांत करने में, नॉर्मल करने में। जब वो नॉर्मल हो गई, उसने पानी वगैरह पी लिया, तब मैंने सीमा से पूछा कि क्या हो गया था, एकदम से तुम इतना डर गई और इतनी ज़ोर से चिल्लाई। सीमा का कहना था कि मैं छत पर टहल रही थी। काफ़ी ट्रेनें वहाँ से गुजरी, लेकिन एक ट्रेन जब वहाँ से गुजर रही थी तो मेरी नज़र उस पटरी पे पड़ी। शुरुआत में तो मुझे उस पटरी पे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद अचानक न जाने कहाँ से ट्रेन के सामने एक आदमी आके खड़ा हो गया और वो आदमी मुझे बहुत साफ तरीके से दिख रहा था और ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। उसके शरीर के टुकड़े हो गए मेरी आंखों के सामने और एक टुकड़ा मेरे पास आके गिरा और उसका खून मेरे मुंह पर लग गया। उसकी छींटें मेरे मुंह पर आ गई। मैंने कहा क्या बात कर रही हो, एक टुकड़ा और खून, कैसा खून? सीमा ने बोला कि मेरे मुंह पर खून लग गया था, मैं उसे साफ तो कर रही थी। मैंने कहा सीमा ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना वहाँ पे किसी शरीर का टुकड़ा पड़ा था, ना ही वहाँ पे कोई खून था, और तुम अपने मुंह को देखो उसमें भी कोई खून नहीं लगा है। लेकिन सीमा बार बार कह रही थी कि मेरी बात का यकीन करो, मेरे मुंह पर खून की छींटें आई हैं। मैंने सीमा को समझाया, काफ़ी देर लगी लेकिन वो समझ गई। मैंने कहा कि हो सकता है वहाँ पे तुमने किसी आदमी का एक्सीडेंट होते देख लिया था, लेकिन उसके बाद जो भी हुआ वो नहीं हुआ था, असल में वैसा कुछ नहीं है। और अक्सर ऐसी चीज़ें देखने के बाद हर कोई इंसान डर जाता है। तुम भी थोड़ा डर गई हो, लेकिन अपने आप को संभालो, ये सारी जीवन है, ऐसा होता रहता है। न जाने उस आदमी की क्या मजबूरी थी, उसने आत्महत्या करी या फिर जो भी था, अब उसको भूल जाओ, उसको ज़्यादा मत सोचो, न तो ज़्यादा सोचोगी तो परेशान होगी। सीमा को समझाया और थोड़ी देर बाद उसे समझ में भी आ गया। लेकिन अगली सुबह सीमा को बुखार हो गया। मैं समझ गया था कि वो कच्चे दिल की है और उसको इस चीज़ का सदमा लग गया है। उसकी दवा चालू हुई और दवा खाने के बाद उसको आराम भी पड़ गया। 1-2 दिन बाद सीमा और मैं अपने घर के लिए निकल पड़े। लेकिन सीमा जब से वहाँ से लौटी थी अब थोड़ा चुप चुप रहने लगी थी। मैं जानता था कि वो चीज़ जो उसने देखी है उसके बाद थोड़े समय तक तो सीमा को उससे बाहर निकलने में लग जाएगा, लेकिन सीमा अब चुप चुप रहती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। उसके बाद से फिर मैंने ऑफिस जाना भी शुरू कर दिया था। लेकिन एक रात जब सीमा और मैं सो रहे थे, मुझे याद है कि सीमा की बोलने की कुछ आवाज़ आई।
और जब मेरी उस आवाज़ सुनकर आँख खुली तो मैंने देखा कि सीमा नींद में कुछ बोल रही थी। और जब ध्यान से सुना तो सीमा नींद में अब भी वो खून खून बोल रही थी। मैं समझ गया कि सीमा वही सपना देख रही है जो उसने वहाँ पर देखा था। मैंने सीमा को उठाया और जैसी सीमा नींद से उठी तो उसने मुझे ज़ोर से पकड़ लिया। वो घबरा गई और बोली कि मुझे वो चीज़ दोबारा दिखाई दी, वो आदमी, उसका शरीर, वो खून फिर से आया। सीमा ने बोला कि मुझे बचा लो, वो आदमी बार बार मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने कहा सीमा वो तुम्हारा बस सपना था, ऐसा कुछ नहीं है, देखो ना आँख खुल गई है, मैं तुम्हारे सामने हूँ, वहाँ पे कुछ है, हम लोग तो वहाँ से अब अपने घर आ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सीमा को फिर से मैंने थोड़ा शांत कराया, उसको थोड़ा पानी पिलाया और फिर उसको मैंने दोबारा सुला दिया। मैं जानता था कि सीमा को उस चीज़ से बाहर निकलने में अब भी काफ़ी समय लग रहा है, लेकिन कब तक ऐसा रहेगा। लेकिन एक दोपहर जब मैं अपने ऑफिस में था, करीब 12 से 1 बजे का समय था कि मेरे पास अचानक से सीमा का कॉल आया। मैंने सीमा का फ़ोन उठाया तो सीमा अपनी कांपती हुई आवाज़ में मुझसे बोली कि अमित, वो आदमी हमारे घर के बाहर खड़ा है। मैंने कहा कि कौन आदमी है, किसकी बात कर रही हो? लेकिन वो ढंग से बोल नहीं पा रही थी, उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा कांप रही थी। मैं उससे पूछता रहा कि सीमा कौन है, मुझे कुछ तो बताओ। फिर जाके उसने बड़ी मुश्किल से मुझे बताया कि वही आदमी यहाँ पे आ गया है जिसको मैंने वहाँ पे कटते हुए देखा था। वो हमारे घर के बाहर खड़ा है और मुझे वहाँ से देख रहा है। अमित, मुझे तुम बचा लो। मैंने उसे समझाने की कोशिश करी लेकिन सीमा नहीं समझ रही थी, तो मैं समझ गया कि मुझे घर जाना ही पड़ेगा वरना सीमा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो मैं हाफ डे लेकर ऑफिस से घर के लिए निकला। मैं घर पहुंचा तो सीमा डरी हुई कुर्सी पर बैठी थी। मुझे देख एकदम से भाग कर आई और उसने मुझे ज़ोर से पकड़ लिया। कहने लगी कि अमित, मुझे बचा लो, वो आदमी मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया है। मैंने कहा सीमा, बाहर कोई नहीं है, मैं बाहर से ही आ रहा हूँ। तुम्हें सदमा लग गया है, तुम इस चीज़ को बार बार सोच रही हो तो वो चीज़ें तुम्हारे बार बार दिमाग में आ रही है। सीमा ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है अमित, मेरी बात का यकीन करो, वो आदमी बाहर आ गया है। मैंने सीमा को थोड़ा शांत कराया। मैं मन ही मन सोचने लगा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि सीमा का दिमाग वहाँ से हट के कहीं और लगे। तो मैंने प्लान किया कि आज रात मैं सीमा को थोड़ा बाहर घुमाने ले जाऊँगा, थोड़ा हम लोग बाहर डिनर करेंगे तो हो सकता है सीमा का दिमाग बट जाए। तो ठीक वैसे ही मैं रात को सीमा को घुमाने ले गया। हमने बाहर डिनर किया और जब डिनर करके लौटे तो सीमा अब थोड़ी नॉर्मल लग रही थी। मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब तो कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद करीब हफ्ता 2 हफ्ते बीत गए। फिर सीमा का ऐसा कोई बर्ताव मुझे दोबारा देखने को नहीं मिला। सीमा अब नॉर्मल सी लग रही थी लेकिन अब भी वो मुझसे बहुत कम बात करती थी। वो चीज़ मुझे थोड़ा अजीब लगती थी। लेकिन एक शाम जब मैं अपने ऑफिस से घर लौटा तो मैंने एक बहुत अजीब चीज़ देखी। मैं घर के अंदर जैसे ही घुसा तो मैंने देखा कि फर्श पे खून की बूंदें पड़ी हुई हैं और वो खून एकदम ताज़ा था और वो खून की बूंदें मेरे कमरे की तरफ जा रही थी। मैं डर गया ये चीज़ देख के, क्योंकि सीमा घर पे अकेली थी। तो मैंने सीमा को ज़ोर से आवाज़ मारी। जैसी ही सीमा कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा कि वो खून सीमा के दोनों हाथों से निकल रहा था। यानी कि सीमा ने अपने हाथों पर कट लगा रखे थे और उनमें से खून टपक रहा था। मैं डर गया देख के कि सीमा ने क्या किया। मैंने किसी तरह तो वो खून रोका और जब वो खून रुक गया तो मैं सीमा को डॉक्टर के पास ले गया, जहाँ पे डॉक्टर ने उसके पट्टी करी। उसके बाद जब मैं सीमा को घर लेके आया तो मैंने सीमा से पूछा कि सीमा, ये क्या बदतमीजी है, ये सब क्या कर रखा है तुमने अपने दोनों हाथों पे इतने गहरे कट लगा रखे हैं जिसमें से इतना खून निकल गया। मैंने कहा कि ऐसा क्यों किया तुमने, लेकिन सीमा का एक ही जवाब था कि मुझे नहीं पता। वो कुछ नहीं बता रही थी। इस चीज़ को सुनकर मुझे गुस्सा भी आ रहा था और मुझे बहुत अजीब भी लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। जब से वहां से लौटे हैं अजीब अजीब चीज़ें सीमा के साथ होने लगी हैं यार। मैंने सीमा से कई बार पूछने की कोशिश करी लेकिन सीमा का सिर्फ एक ही जवाब कि मुझे नहीं पता। ये चीज़ें मुझे अंदर अंदर खाए जा रही थी कि आखिरकार सीमा कैसे ठीक होगी, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। उसके बाद अगले ही दिन जब मैं अपने ऑफिस से घर वापस लौट रहा था तो मैंने देखा कि घर के सारे दरवाजे खुले हुए हैं और घर के अंदर सीमा मौजूद नहीं थी। मैंने पूरा घर छान लिया लेकिन सीमा मुझे कहीं नहीं दिखी। मैं डर गया कि आखिरकार ये कहाँ चली गई। मैंने उसे फ़ोन भी किया और उसका फ़ोन घर पे ही रखा था। उसकी ऐसी हालत थी तो मैं घबरा रहा था कि कहीं वो चली ना गई हो कहीं और। मैं उसको ढूंढते ढूंढते बाहर निकला तो चौराहे के पास एक हमारी जानकार की दुकान है। मैंने उनसे पूछा कि आपने सीमा को देखा था क्या? तो उस दुकानदार ने बताया कि हाँ भैया, वो 15 मिनट पहले ही यहाँ से रिक्शे में बैठ के स्टेशन की तरफ जा रही थी। मैं डर गया कि आखिरकार सीमा स्टेशन क्या करने जा रही है, तो मैंने अपनी बाइक उठाई और स्टेशन की तरफ तुरंत निकला। मैं स्टेशन पे पहुंचा तो मैं सीमा को ढूंढने लगा। स्टेशन पे भीड़ थी तो सीमा को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल था। मैं प्लेटफॉर्म पे चढ़ के इधर उधर देख रहा था कि तभी मेरी नज़र
एक पटरी पर पड़ी और उस पटरी पे एक औरत खड़ी मुझे दिखाई दे रही थी, और जब ध्यान से देखा तो वो कोई और नहीं, सीमा थी। उस चीज़ को देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया, मैं तभी उस वक्त वहाँ से भागा। मैं पटरी पर पहुंचा और मैंने सीमा को बड़ी मुश्किल से वहाँ से हटाकर प्लेटफॉर्म पे बैठाया। यकीन करें दोस्तों, उस समय सीमा को पटरी पर देखकर मेरा कलेजा मुंह में आ गया था कि ये क्या हो रहा है। सीमा एकदम ऐसा लग रहा था अपने होश में ही नहीं है। मैंने उससे पूछने की कोशिश करी, लेकिन उसका यही जवाब था कि मुझे नहीं पता। आस पड़ोस में काफ़ी सारे लोग भी जो वहाँ पे थे वो आ गए, पूछने लगे कि भाई साहब क्या हुआ, लेकिन मैंने किसी को कुछ जवाब नहीं दिया और चुपचाप सीमा को अपने घर ले आया। अब जो सीमा ने हरकत करी थी ये कोई साधारण हरकत नहीं थी। इसको देख के मैं डर गया था। इसके बाद फिर मैंने ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ली, ये कहकर कि मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मैं इस समय सीमा को अकेले नहीं छोड़ सकता था। अगले दिन सुबह होते ही मैं सीमा को डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कुछ देखा और उसके बेसिस पर ही उन्होंने सीमा को कुछ दवाइयाँ दी, कहकर कि ये खाकर सीमा को थोड़ा आराम मिलेगा। सीमा दवाई खा रही थी, लेकिन सीमा को कोई आराम नहीं था। सीमा की तबीयत जैसी थी बिल्कुल वैसी ही थी, कोई सुधार नहीं। कम बोलती थी, चुपचाप रहती थी, अपने ही मन में लगी रहती थी। लेकिन अब मैं सीमा पे 24 घंटे नज़र रखता था तो वो ज़्यादा कोई हरकत कर नहीं पाती थी। लेकिन एक रात मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जिसे देख मुझे आधी चीज़ें वहीं मालूम पड़ गई कि आखिरकार सीमा के साथ हो क्या रहा है। रात को मैं और सीमा सो रहे थे। मेरी आंख लग चुकी थी, लेकिन गेट खुलने से, जो कमरे का गेट था जिसमें हम सो रहे थे, उसका जब गेट खुलने से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि सीमा कमरे से बाहर कहीं जा रही है। मैं उसको देख रहा था कि कहीं घर से बाहर ना निकल जाए, जिसके चलते मैं अपने मेन गेट पर ताला लगा के रखता था और उसकी चाबी अपने पास रखता था। मैं सीमा को देख रहा था कि तभी मैंने ध्यान से जब देखा तो एक चीज़ मुझे और दिखाई दी। दरअसल जब हम कोई अगरबत्ती जलाते हैं तो उसमें से हल्का सफ़ेद कलर का जैसा धुआं निकलता है, बिल्कुल वैसा धुआं सीमा के पीछे था, और वो धुआं एक इंसानी आकार बना रहा था। अगर वो धुआं था तो वो थोड़ी देर में वहाँ से उड़ जाना चाहिए था, गायब हो जाना चाहिए था, लेकिन वो धुआं वहाँ से गया नहीं, और बल्कि वो सीमा का पीछा करते करते उसके पीछे घूम रहा था। यकीन करें, एक इंसानी रूप का धुआं, हल्का सफ़ेद धुआं। पहली बात तो वो धुआं आया कहाँ से, और अगर आया भी तो वो उड़ क्यों नहीं रहा। वो सीमा का पीछा कर रहा था। सीमा एक ओर जाती तो वो उसके पीछे पीछे, और वो दूसरी ओर जाती तो वो उसके पीछे पीछे। ये चीज़ देख मैं डर गया, क्योंकि मेरे मन में जो सबसे पहली चीज़ आई वो ये थी कि ये सारी चीज़ें जब मैंने पिक्चरों और कहानियों में देखी थी तो इन सब चीज़ों का ताल्लुक किसी भूत प्रेत या फिर किसी आत्मा से रखा जाता था। कहीं ये सारी चीज़ें वही तो नहीं, क्योंकि उस दिन से सीमा की हालत ऐसी ही है, और ये धुआं, ये जो भी है, ये सीमा का पीछा नहीं छोड़ रहा। मैंने बिना कोई समय व्यर्थ करे अगले दिन सुबह होते ही जो हमारे पास का मंदिर था, मैं वहाँ पर सीमा को लेकर गया। मैंने वहाँ पर जो वहाँ के पंडित जी थे, मैंने उनको सब बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। उन्होंने मुझसे बोला कि आपको कुछ देर इंतज़ार करना होगा, जब मंदिर से थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी तब हम कुछ देखेंगे। थोड़ी देर हमने वहाँ पे बैठकर इंतज़ार किया, और कुछ देर बाद जब मंदिर में भीड़ हल्की हो गई तो वहाँ पर एक बाबा है। वो देखने में बिल्कुल अघोरी बाबा लग रहे थे। उनका वेशभूषा बिल्कुल वैसी ही थी। वो आके हमारे सामने बैठे और उनसे पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने उनको सब बताया कि सीमा के साथ आखिरकार चल क्या रहा है। तभी उन्होंने सीमा के सर पे हाथ रखा और आंख बंद कर मन ही मन कुछ पढ़ने लगे। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो हुआ वो यकीन करने लायक नहीं था। उसके कुछ ही देर बाद सीमा एकदम से नॉर्मल हो गई। सीमा बिल्कुल वैसी सीमा बन चुकी थी जैसी वो पहले रहती थी। हंसने खेलने वाली, बात करने वाली, बिल्कुल वैसी हो चुकी थी। उसके बाद बाबा ने उनसे पूछा कि बेटा तेरे साथ क्या हुआ, तूने क्या देखा क्या नहीं, मुझे सब चीज़ें शुरू से आखिर तक बता। सीमा ने बताया कि उस दिन से जब मैंने वो हादसा देखा था रेलवे लाइन पे, तब से मेरे साथ कुछ ठीक नहीं है। मुझे बहुत अजीब सा और घुटन सी महसूस हो रही थी। लेकिन जब हम घर आ गए तब भी चीज़ें मेरे साथ सही नहीं हुई। पहले तो वो इंसान मुझे मेरे सपनों में दिखाई देता था, लेकिन उसके बाद वो मुझे हमारे घर के बाहर भी दिखाई दिया। ये चीज़ मैंने अमित को भी बताई थी। लेकिन उसके बाद चीज़ें रुकी नहीं, बल्कि उसके बाद वो इंसान मुझे मेरे घर के अंदर दिखाई दिया। उसके हाथ कटे रहते थे, बिल्कुल वैसा जैसे उसके साथ अभी अभी कोई ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। वो घर में इधर से उधर घूमता रहता था, कभी मेरे साथ आके बैठ जाता तो कभी मुझे बहुत ही अजीब तरीके से देखता था। ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती थी। कई बार उसने मुझसे बोला कि तू मेरे साथ चल।
और कई दफ़ा तो मैं उसके साथ उसके पीछे पीछे भी गई। वो मुझे बहुत परेशान करता है, वो मुझे बार बार दिखाई देता है, पता नहीं क्यों। ये सारी चीज़ें बताने के बाद मैं चौंक गया और मैंने पूछा कि सीमा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ये सब चीज़ें? तो उन बाबा ने मुझे बोला कि बेटा, हो सकता है कि उस आत्मा ने तुम्हारी घरवाली के शरीर को अपने काबू में कर लिया है, क्योंकि तुमने बताया था कि ये रेलवे लाइन पर भी चली गई थी। ये तुम्हारी पत्नी नहीं गई थी, बल्कि वो आत्मा तुम्हारी पत्नी को खुद लेकर गई थी। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार तुम्हारी पत्नी के साथ परेशानी क्या है। उस दिन जब इसने एक आदमी को उस ट्रेन के सामने कटते हुए देखा तो ये डर गई और कमज़ोर पड़ गई। और उस वक्त जब उस शरीर से आत्मा निकली तो उसने तुम्हारी वाइफ को डरा और सहमा देखा, तो वो तुम्हारी वाइफ के पीछे पड़ गई, क्योंकि ये सारी आत्माएं ऐसा ही शरीर देखती हैं जो कमज़ोर हो, डरा हुआ हो। इसीलिए वो तुम्हारी वाइफ के पीछे लगी और अभी तक वो तुम्हारी वाइफ के साथ है, तुम्हारी वाइफ को दिखाई दे रही है, तुम्हारी वाइफ को अपने तरीके से चला रही है। तो इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारी वाइफ को अपने मन मुताबिक चीज़ें करने पर मजबूर कर रही है। तो उसने तुम्हारी वाइफ को नुकसान भी पहुंचाया है और वो तुम्हारी वाइफ को मारना भी चाहती है। तो ये सारी चीज़ें आम नहीं है। मैंने बाबा से बोला कि बाबा, कुछ तो कीजिए, इसे बचा लीजिए, बहुत परेशान है और मैं तो सच में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बाबा ने बोला कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने उसी वक्त एक हवन कुंड के सामने हम दोनों को बैठाया और उसके बाद करीब 1 घंटा तक हमारे सामने हवन ज़ोर ज़ोर से चलता रहा। मंत्रों का उपचार वहाँ पे काफ़ी देर तक चलता रहा और थोड़ी देर बाद उन बाबा ने बोला कि अब सारी चीज़ें साधारण है, सुधर चुकी हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि हो सके तो महीने भर के अंदर अंदर गंगा जी में तुम दोनों जाकर एक बार स्नान कराना, सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। उसके बाद से फिर सीमा एकदम नॉर्मल रही। सीमा को फिर उसके बाद कोई परेशानी नहीं हुई। जैसे वो पहले दबी दबी रहती थी, अब वो नहीं थी, अब वो ठीक हो चुकी थी। लेकिन सीमा के साथ उतने दिनों में जो भी घटना बीती वो यकीन करने लायक नहीं थी। सीमा क्या, अगर कोई और भी व्यक्ति इन सब चीज़ों से गुजर रहा होता तो उसके साथ भी शायद यही हाल होता। दोस्तों, ये थी अमित की कहानी, मेरी ज़ुबानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी कहानी आप लोगों के लिए जल्द और लेके आऊँगा। मिलूंगा एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ में। नमस्कार।